डेली करंट अफेयर्स 10 मार्च 2023 की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम जो आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे पीसीएस 2023 प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो 14 मई को होने वाली है, उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको हमने शामिल किया है। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीएस जैसे इकोनॉमिक क्षेत्र में, हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचक, इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसको हमने शामिल किया है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी स्टडी विद शरण आईएएस को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर पीसीएस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस की वीडियो आपको मिलती रहें। सबसे पहले करंट अफेयर्स को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र। हम जानते हैं कि इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो इस समय आए हुए हैं भारत में, एंथनी अल्बानीज भारत आए हुए हैं। जो भारत ऑस्ट्रेलिया का अंतिम टेस्ट था, मोंटेरा में खेला गया, गुजरात के मोंटेरा स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए जो क्रिकेट कूटनीति सबसे अच्छी यहाँ देखने को मिली, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्लस एंथनी अल्बानीज ये आए हुए हैं। ये दोनों जो है चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया भारत मोंटेरा में जो हो रहा है चौथा टेस्ट, इसमें शामिल होने के पूर्व या प्रारंभ होने के पूर्व शामिल हुए लोग। यहीं पर इन लोगों ने घोषणा की, किसकी? ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र को मान्यता दिया इन्होंने। और डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने डीकिन विद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय शाखा को गांधीनगर के गांधीनगर में उन्होंने खोलने की मान्यता दे दी है। गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में इसके अंतर्राष्ट्रीय शाखा को खोलने की मान्यता दे दी है एंथनी अल्बानीज ने। अब ये हो गया है कि जो भी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ की जो भी डिग्री होगी वो भारत में मान्य होगी और भारत की डिग्रीज ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी। अभी तक ये होता था, दिक्कत होती थी, अगर भारत सरकार उसको मान्यता नहीं देती तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी मेहनत से पढ़ाई करके, इतना खर्चा करके पढ़ के लोग आते थे, तो मान्यता नहीं प्राप्त होती थी, इससे दिक्कत होती थी। और एक समस्या और आती है, जैसे भारत में स्नातक कोर्स 2 साल का है, कई देशों में 1 साल का है, तो ऐसे मान्यता ना होने की वजह से दिक्कत होती है। इसी तरह से भारत में स्नातक कोर्स 3 साल का है, कई देशों में 4 साल का है। तो इस तरह से भी यहाँ से छात्र अगर वहाँ जाते हैं तो स्नातक की मान्यता नहीं मिलती है। तो ऐसी जो बहुत सारे जो कंट्रोडिक्शंस हैं, जो विरोधाभास है, इसको दूर करने के लिए इसको मान्यता दी गई है। किसको? ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र को मान्यता दी गई है दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा। और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे की जो डिग्रियां हैं वो मान्य होंगी। यहाँ इतना आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक डीकिन विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय जो शाखा है वो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में खोला गया है। तो कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के अंतिम टेस्ट मोंटेरा में दोनों प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के मोंटेरा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंथनी अल्बानीज दोनों शामिल हुए हैं। अंतिम टेस्ट था, चौथा टेस्ट था। तो इसमें कई सारी चीज़ें, पहला टेस्ट थे, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये गांधीनगर गिफ्ट सिटी, ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षाओं में आ सकती हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी दिया गया है व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ये जब भी आता है, ये व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ, ये सब चीज़ें जब भी नहीं दी जाती हैं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में तुरंत दे दी जाती हैं। तो ये ऐसे समय पूछा गया है कि इसके 14 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने 3 महीने बाद, तो उसके जस्ट पहले पूछा गया। तो इस समय का करंट अफेयर सीधा सीधा उठा के दे दिया गया। तो व्यास सम्मान आपको आउट समझिए, व्यास सम्मान आप याद कर लीजिए,
स्टार लगा दे रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ है। इनका ये व्यंग्यकार थे, व्यंग्यात्मक उपन्यास इनका जो है व्यंग्यात्मक उपन्यास है। कौन सा है जिस पर ये दिया गया है? पागलखाना। क्या है? पागलखाना। पागलखाना के लिए दिया गया है। ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी की कृति है, हिंदी की व्यंग्य उपन्यासकार है। और इसमें 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और जो इसका जो मोनूमेंट है वो दिया जाता है। ये आपको आगे होगा। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है व्यास सम्मान 2022 का दिया गया है, 4 लाख रुपए दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, हिंदी के लिए दिया गया है। और इनका उपन्यास जो व्यंग्यात्मक उपन्यास है पागलखाना, इसके लिए दिया गया है। तो कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूर्वोत्तर में भाजपा की बढ़ती पकड़। हम जानते हैं कि अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में कौन कौन से हुए हैं ये भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से? त्रिपुरा, यहाँ पर 60 विधानसभा सीटें हैं। नागालैंड 60 विधानसभा सीटें हैं और मेघालय 59 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से 2 सांसद भी जाते हैं, 2 सांसद जाते हैं। ये गोवा सिक्किम के बाद तीसरा सबसे छोटा राज्य है, 60 सीटें हैं यहाँ पे। यहाँ पर भाजपा सीधे 32 सीटें जीत गई है। बीजेपी 32 सीटें, एक अलायंस इनका जीता है। नागालैंड में भी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 25 सीटें जीती हैं और भाजपा ने 12 सीटें। मिल करके इन्होंने गवर्नमेंट बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मेघालय में 26 सीटें नेशनल पीपुल्स पार्टी ने जीती है और बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। इस तरह से यहाँ भी इनके अलायंस के कानराड संगमा जो है शपथ लिए हैं। तो यहाँ पर जो इन्हें 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर राज्यों को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर, यानी सिक्किम को कह सकते हैं, सिक्किम 1 ब्रदर हो गया। और 7 सिस्टर्स मतलब आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम बोली दिए थे। तो 7 सिस्टर से हो गए, 7 राज्य हो गए और एक ब्रदर स्टेट, यानी 8 राज्यों में भाजपा की ये नीति रही है कि अभी अमित शाह ने एक घोषणा अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तब तक भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं कही जाएगी जब तक जो है ये सभी राज्यों में, विशेषकर फ्रंटियर्स राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में अपने पैर नहीं पसार लेती। अभी हम जानते हैं पूर्वोत्तर के राज्य हमेशा उपेक्षित रहे। यहाँ पर जो मुख्य धारा का विकास होता है नहीं पहुँच पाता। ये अलग तरह के आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। अगर हम कश्मीर का आतंकवाद, यहाँ के आतंकवाद को देखें तो ये दोनों अलग तरह के एक डिस्टर्बेंस से पीड़ित रहा है ये राज्य। नागालैंड में कुछ अलग तरह की है जनजातीय समस्या, त्रिपुरा में अलग तरह की है, मेघालय में अलग तरह की, असम में अलग तरह की है। कहीं घुसपैठ की समस्या है, कहीं म्यांमार से घुसपैठ हो रही है, कहीं बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। मतलब इस तरह के हमारे उपेक्षा का शिकार हुआ है। लेकिन भाजपा की ये रणनीति अन्य पार्टियों को भी अपनानी चाहिए। जिस तरह से इसने पाँव पसारे हैं वहाँ सुधार किया है। तो कोलकाता से आइजोल तक जो सीधे लाइनें बनी, कोलकाता से सीधे जोड़ा गया है रोड मार्ग को, या विकास की जो गति तेज हुई है इसका। और दूसरी चीज़ें हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता हम जानते हैं कि ईसाई मिशनरियों के ही वहाँ एक्टिव हैं, इससे ईसाई धर्म वहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उन मिशनरियों के वजह से विकास जो, या शिक्षा की जो एक कह सकते हैं, शिक्षा का जो बढ़ा आरएसएस भी सक्रिय है, वहाँ के लोगों के बीच कार्य कर रही है। और जैसे एक घटना आप कह सकते हैं कि वहाँ से छात्र अगर परीक्षा देने आता तो उनके रहने खाने की व्यवस्था करना, इस तरह की व्यवस्थाएं, जो अलग तरह की व्यवस्थाएं होती रहती हैं। तो ऐसी सभी पार्टियों को करना चाहिए ताकि मुख्य धारा में इस पूरे राज्य को, इसका हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि भाजपा है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, इनको सीखना चाहिए कि वहाँ के राज्यों को, वहाँ के लोगों के लिए एक
मुख्य धारा की जो राजनीति होती है वो करनी चाहिए, ना कि एक राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के अपने लाभ के लिए या वोट के लिए राजनीति करने से इतर इस तरह की राजनीति करनी चाहिए जिससे सीधे लोगों को फ़ायदा हो, वहाँ के स्टेट को फ़ायदा हो, वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, ना कि घुसपैठियों को फ़ायदा हो और बाहर के लोगों को फ़ायदा हो। और इसका नतीजा ये रहा कि 3 राज्यों में पुनः भाजपा अलायंस कब्जा हो गया। त्रिपुरा में सीधे सीधे पुनः दूसरी बार कमल खिला है। तो इसका सीधा फ़ायदा नागालैंड जैसे राज्यों में जहाँ पर लोगों का जाना आना मुश्किल है, तो ऐसे राज्यों में एक गवर्नमेंट का मुख्य धारा से जुड़ जाना बहुत बड़ी बात है और सभी राज्यों को इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए। एक दूसरी जो एक अहम भूमिका दिखती है वर्तमान गवर्नमेंट की, कि वहाँ पर जब वो प्रचार प्रसार या इस तरह से वहाँ के लोगों को जब व्यक्त करता है तो वहाँ के जनजातियों को साथ लेकर के, वहाँ के जनजातीय नेताओं को साथ लेकर के, या वहाँ के जो अगर हम झांकी निकालते हैं तो वहाँ की जनजातीय संस्कृति को साथ लेकर के आगे चलते हैं और ये चीज़ें अन्य पार्टियों में नहीं दिखती हैं। और यही कारण है कि भाजपा की पैठ लगातार बढ़ रही है। तो ये अगर मेंस में आता है तो ये एनालिसिस का क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगर निबंध में आता है तब भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह की नीति सभी पार्टियां अपनाएं तो ना सिर्फ तेज़ी से विकास होगा बल्कि सभी पार्टियों का विकास अलग अलग क्षेत्रों में होते हुए भी एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता तो विकसित होगी, अलग अलग पार्टियों की स्वस्थ प्रतिद्वंदिता विकसित होगी। इसके साथ ही राज्य का तीव्र विकास अपने चरम पर आएगा और वहाँ पर जो विभिन्न उग्रवादी संगठन अपनी अपनी हिंसक घटनाओं में लिप्त थे, जो अब इधर इस काफ़ी समय से उनका रुझान कम हुआ है, तो वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और पूरा देश एक मुख्य धारा में जुड़ जाएगा और भारत का कोई भी नागरिक या वहाँ का कोई नागरिक सीधे पूरे देश में आवागमन अभी होता है, लेकिन यह है कि अभी भी पूर्वोत्तर में जाने से लोग डरते हैं। हकीकत तो यही है, भले ही पूरा हमारे देश के अंदर है, लेकिन नागालैंड में कुछ क्षेत्रों में जाने में या इस त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में जाने में लोग प्रशासन या सेनाएं खुद प्रतिबंध लगा देती हैं ताकि वहाँ पर कोई हिंसक घटना ना हो पाए। तो इस तरह की घटनाएं जो है ना होने पाए, ये देखना ज़रूरी है। अगर इस तरह की सभी पार्टियां अगर इस धर्रे पर चलती हैं तो ये संभव होने में देर नहीं है, जल्दी ही हो सकता है। जिस तरह से कश्मीर की गतिविधियों में कमी आई है, कश्मीर में एक स्वस्थ राजनीति या एक तरह से बांटने से एक जो संदेश गया है कि किसी भी स्तर तक गवर्नमेंट फ्रंटियर्स को, अपने सीमावर्ती राज्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो संदेश बहुत मायने रखता है। ये संदेश अब यहाँ पर भी जाना चाहिए। सभी पार्टियों को इसमें एक सुर से, एक लय से, एक ताल से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे फ्रंटियर स्टेट्स एक हो जाएं और जो चीन की राजनीति है कि ये फ्रंटियर स्टेट्स में डिस्टर्बेंस बना रहे, जिससे म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया से भारत का जो रोड संपर्क है वो कटा रहे, ये उसकी राजनीति कायम ना रह पाए। हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने उसी रास्ते से अराकान योमा से भारत पूर्व के क्षेत्र से भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। तो उन क्षेत्रों पर अगर आक्रमण किया सकता है तो भारत म्यांमार, भारत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इन क्षेत्रों से आराम से हम जानते हैं कि थाईलैंड भारत रोड मार्ग से सीधे जुड़ सकता है। और ये अगर डिस्टर्बेंस समाप्त होता है तो ये बहुत ही आसान कदम होगा भारत की जो ट्रेड इकोनॉमी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है उसको जो है बहुत ही कारगर तरीके से लागू की जा सकती है। अब आगे देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ये स्टैटिक जीएस भी थोड़ा शामिल कर लेते हैं इसमें, ताकि आपको अलग से क्लास में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही सही, क्लास जब तक आप एग्ज़ाम हो तब तक आपको बहुत सारी सूचनाएं इस तरह से मिलती रहें और आप अपने एग्ज़ाम में या प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सकें। तो प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, इसमें हम जानते हैं कि गन्ना होता है, कपास होता है, गेहूँ, चावल, मतलब इस तरह जो भी कच्चे माल का उत्पादन होता है उसमें कृषि से संबद्ध क्षेत्र। पशुपालन आ जाता है, इसमें डेयरी आ जाती है, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन एवं उत्खनन, यानी सीधे खान से जो कोयला लोहा निकाला आता है, वो सब सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये 4 सेक्टर मुख्य होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के। फिर द्वितीय क्षेत्र आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें विनिर्माण आता है, जैसे फैक्ट्रियों में जो निर्माण होता है वो आता है, निर्माण आता है, कंस्ट्रक्शंस, इसके बाद गैस,
जल एवं विद्युत आपूर्ति, ये सब हमारे द्वितीयक क्षेत्र हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से थोड़ा सा आगे एडवांस होते हैं। इसके बाद तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से कह सकते हैं। इसमें व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन, संचार एवं भंडारण, वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग और बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा या हमारा जो रक्षा तंत्र है, जो हमारे गन्स बनते हैं या तोप बनते हैं, ये सब चीज़ें, चिकित्सा क्षेत्र, चूँकि ये भी चिकित्सा भी सेवा है, और अन्य सेवाएं, सारा सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में है। चतुर्थक क्षेत्र एक होता है क्वार्टरनरी सेक्टर, मतलब सूचनाओं का संग्रहण। हम जानते हैं कि सूचनाएं आजकल महत्वपूर्ण हो गई, तो चतुर्थ क्षेत्र में सूचनाओं को शामिल किया, सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का अध्ययन और सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, ये चतुर्थक क्षेत्र में आता है। और पंचक क्षेत्र या क्वीनरी सेक्टर, पंचक क्षेत्र, इसमें कौन कौन से आते हैं? नए विचार, इसे गोल्ड कॉलर सेक्टर कहते हैं। गोल्ड जैसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर, वैसे गोल्ड कॉलर सेक्टर है। इसमें नए विचार आते हैं, कौन कौन से? ये गोल्ड कॉलर, ये गोल्ड कॉलर सेक्टर है। इसमें नए विचार हो गए, नई नई तकनीकें जो ईजाद होती हैं, जिनका पेटेंट लोग कराते हैं, उस तरह के, या शोध, नए नए शोध, अनुसंधान, ये सब सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 5 क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 5 क्षेत्रों को किस तरह से हमारे इकोनॉमिक्स को किन 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, इनको हम यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो जब से ही कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके प्री परीक्षा के लिए आएगी, तुरंत हम इसको शामिल करेंगे इसमें, इस तरह की क्लासेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।